नमस्कार दोस्तों। बिहार सरकार हर साल एवरेज 4.7 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आखिर क्यों? 16 लाख से ज़्यादा लोग बिहार में बेघर हो गए हैं। उन अपना घर बार उनका खत्म हो चुका है। लगभग 4,500 लोगों की मौत हो चुकी है बिहार में। और इसके बाद जो बाढ़ से जो क्षति हुई है, लगभग 13 जिले बिहार में प्रभावित है। तो चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या चीन की चाल है? जो बिहार में बाढ़ आई है वो चीन की चाल है, क्योंकि चीन और नेपाल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कि जो बाढ़ में बिहार के अंदर जो इतनी गहरी बाढ़ आई है उसके लिए दो देश रिस्पॉन्सिबल है। स्पेशली चाइना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में समझेंगे कि चाइना किस तरीके से जल को हथियार की तरह युद्ध करता है। कब कब इसका इस्तेमाल जो दुश्मन देश है चाइना के, चाइना जिसे अपना दुश्मन मानता है, उसे प्रभावित करने के लिए जल को किस तरीके से हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। साथ ही बिहार सरकार क्यों फेल हुई है उसके बारे में, दुनिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आती है और उसे कैसे कंट्रोल किया गया, किस प्रैक्टिस के अनुसार कंट्रोल किया गया, इस सारे मुद्दे को समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिहार का जो जिला प्रभावित है, इसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर है, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, किशनगंज, खगड़िया, भागलपुर, लखरिया, गोपालगंज, सारण से ये सारे जिले बाढ़ से प्रभावित है। यहाँ के लोग पानी, जो बाढ़ का पानी है वो पीकर सरवाइव कर रहे हैं। अब बताया जा रहा है करीब 4300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगभग 16 लाख लोग अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। अभी बाढ़ बताया जा रहा है कि ये जो बाढ़ आई है लगभग 56 साल का रिकॉर्ड तोड़ दी है। 56 साल पहले ऐसा रिकॉर्ड हुआ था, उसका भी रिकॉर्ड ब्रेक करके इतनी भयंकर बाढ़ आई है। नेपाल से जो आने वाली नदी है बिहार में आती है। यहाँ पर गंडक रिवर्स है, सरयू या जिसे घाघरा के नाम से जाना जाता है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कमला और कोसी। ये रिवर्स नेपाल से होकर गुजर रही है। नेपाल में जब पानी का लेवल बढ़ा हुआ है, बताया जा रहा है कि 6.27 क्यूसेक तक पानी जो नेपाल है वो छोड़ा है बिहार में, अपने डैम से छोड़ दिया है। उसके वजह से बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आई है। इवन जो चाइना कब्जा करके रखा है तिब्बत पर, वो भी अपने डैम का इस्तेमाल कर रहा है जल को ज़्यादा फ्लो करने में। कैसे, आइए समझते हैं एक मैप के थ्रू। ये पीला कलर का जो मैप दिख रहा है ये तिब्बत। तिब्बत फिलहाल चाइना के कब्जे में है। चाइना तिब्बत पर कब्जा करके रखा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम नदियां इधर जो हिमालय क्षेत्र से आती है वो तिब्बत रीजन से होकर आती है। माउंट कैलाश है, फिर यहाँ से जितनी भी नदियां निकलती हैं ये आती है। यहाँ पर देखिए इंडस है, सतलज है, फिर गंगा रिवर से या नेपाल में होने वाली। यहाँ पर देखिए तिब्बत के बगल में जस्ट एक छोटा सा देश है नेपाल, क्योंकि नेपाल की भी जो रिवर फ्लो करती है वो भी कहाँ से आती है, तिब्बत से होकर आती है। तो तिब्बत में जितनी नदियां हैं, इस नदियों पर चाइना के द्वारा एक छोटे छोटे और बड़े बड़े डैम बनाकर रखा गया है। डैम मतलब तटबंध बनाकर चाइना के द्वारा रखा गया है। चाइना कभी भी जानकारी नहीं देता है कि जो नदी है इसमें पानी का लेवल क्या है, कितना पानी छोड़ा जा रहा है, कितना पानी रोका जा रहा है। कभी भी डाटा को शेयर नहीं करता है चाइना, क्योंकि चाइना चाहता है कि जो उसके पड़ोसी देश, खास करके जिससे उसकी चाइना की नहीं बनती है, वो तबाह हो जाए। क्योंकि जो तिब्बत से होकर नदियां आती भारत में आती है और असम क्षेत्र से होकर ब्रह्मपुत्र रिवर भी आती है। तो असम में भी बहुत भयंकर बाढ़ बाढ़ का सामना कर देखने को मिलता है। तो ये भी चाइना का रीजन है, क्योंकि चाइना भी जो सांगपो रिवर से, ब्रह्मपुत्र रिवर से, जो सांगपो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है, उस पर भी एक बहुत बड़ा डैम बनाकर चाइना के द्वारा रखा गया है। चाइना इसको जब पानी इसमें अधिक हो जाता है, जब जो पानी है इस रिवर में जब कम हो जाता है, तो चाइना इस डैम के सहारे पानी को ही कम कर देता है, ताकि जो सिंचाई की व्यवस्था है वो चरमरा जाए भारत और बांग्लादेश और नेपाल के देशों के अंदर। और जब देखता है पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया, तो चाइना डैम का पानी ना एकाएक बहुत तेजी मात्रा से छोड़ता है, ताकि जो उसके अगल बगल जो रिवर से भारत में और नेपाल में और बांग्लादेश में गई है, उसके अगल बगल जो देश है वो तबाह हो जाए, वो बहुत ज़्यादा भारी नुकसान का सामना करना करे। तो इसलिए चाइना जल का एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है। तो वहीं चाइना के द्वारा यह भी किया गया है, जो डैम छोड़ा गया है और जो रियल डाटा है वो चाइना के द्वारा शेयर नहीं करता है। चाइना डाटा को छुपा लेता है। यही रीजन है कि जब नेपाल में पानी छोड़ा, नेपाल की नदियों में, तो नेपाल क्या किया, नेपाल के जो डैम है ये भी ओवरफ्लो होना शुरू कर दिए। जब नेपाल के डैम ओवरफ्लो होना शुरू कर दिए तो नेपाल भी अपना पानी छोड़ दिया। तो नेपाल के बगल में जो सटा हुआ देश है ये है उत्तर प्रदेश, और इसके जस्ट बगल में है बिहार। तो उत्तर प्रदेश तो थोड़ा ऊंचाई पर पड़ जाता है,
है, लेकिन उत्तर प्रदेश का भी रीजन कुछ प्रभावित है बाढ़ से। अब बिहार पड़ जाता है थोड़ा नीचे वाले रीजन में, क्योंकि हिमालय के जो तटीय क्षेत्र है वहां पर बिहार बसता है। ये बिहार, इसके नीचे है झारखंड। तो नेपाल से जो रिवर आती है वो बिहार में आ रही है। तो बिहार को जो गंगा रिवर गई है उत्तर प्रदेश से होते हुए, ये लगभग दो भागों में डिवाइड्स करती है। एक उत्तरी बिहार हो गया, एक दक्षिणी बिहार हो गया। तो बिहार न विशेषकर तीन तरफ से बिहार में पानी जाते हैं, तीन तरफ से जब पानी जाते हैं इसलिए बिहार ज्यादा प्रभावित हो गए हैं। कैसे? कुछ रिवर्स हैं जो नेपाल से होकर आती है, नेपाल से होकर आती है, वो भी गंगा में मिलती है। कुछ जो दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार में जो नेपाल से रिवर्स आती है, जैसे गंडक, बूढ़ी गंडक, जो बागमती है, कमला है, कोसी, ये सब आती है, ये उत्तर साइड से आती है। ये कहाँ पर मिलती है? गंगा रिवर्स में मिलती है। फिर दक्षिण से भी रिवर्स जाती है, जैसे सोन रिवर्स हो गया, पुनपुन हो गया, फाल्गु हो गया, किउल्स हो गया, अजय रिवर्स हो गया। ये रिवर दक्षिणी बिहार से, झारखंड के पठारी क्षेत्र से ये जाकर फिर भी बिहार में मिलती है, क्योंकि झारखंड भी पठारी रीजन में स्थित है। झारखंड भी पठार पे है, नेपाल भी पठार पे है, नेपाल भी पठार पे है। अब इधर बचता है उत्तर प्रदेश। जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश भी ऊंचाई पर है। उत्तर प्रदेश जब ऊंचाई पर है तो यहाँ से भी रिवर फ्लो करती है। और फिर उसके बाद ऊपर नीचे से तीन तरफ से बिहार में पानी आता है। जब तीन तरफ से जब पानी बिहार के अंदर आता है तो बिहार में जाहिर सी बात है जो रिवर है वो ओवरफ्लो करना शुरू करती है। और खासकर नेपाल से जो पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियां आई है, जब वहां से डैम खुलता है तो वो गाद, सिल्ट और जो चट्टानी संरचना है उसको अपने साथ लेकर आती है। बिहार के नदियों में जब वो सिल्ट नदी के तल में जमा हो जाता है, जब नदी के तल में जमा हो जाता है तो रिवर है ये ओवरफ्लो करना शुरू कर देती है। यानी कि नदी का पानी नदी में नहीं amaता है, ये बाहर निकलना शुरू कर देता है। जब बाहर निकलना शुरू कर देता है तो जाहिर सी बात है कि बिहार में अफरा तफरी और तबाही मचा देती है ये बाढ़। अब आइए देखते हैं कि बिहार सरकार क्या कर रही है। बिहार सरकार नदी जोड़ो परियोजना चला रही है। नदी जोड़ो परियोजना का मतलब क्या है? बिहार सरकार चार नदियों को एक दूसरे से जोड़ रही है। एक बागमती को बूढ़ी गंडक नदी, बूढ़ी गंडक को गंगा नदी से लिंक किया जा रहा है, कोहरा चंद्रावती नदी को लिंक किया जा रहा है, धनरेज और फुलवरिया जलाशय नदी को भी लिंक किया जा रहा है। इससे फायदा क्या होगा? जिस रिवर की कैपेसिटी अधिक है उस रिवर में, जैसे गंगा रिवर्स, उस रिवर में जो रिवर्स बिहार के अंदर ओवरफ्लो करके आ रही है, ज्यादा पानी उसमें है, उस रिवर को अगर गंगा में जोड़ दिया जाएगा तो उसका जो पानी है ये गंगा में चला आया जाएगा। या तो एक ऐसे रिवर्स को जोड़ा जाएगा जिसमें पानी बहुत कम रहता है, एक ऐसे रिवर को जोड़ा जाएगा जिसमें पानी बहुत ज्यादा रहता है। तो ज्यादा पानी वाले रिवर्स को कम पानी वाले रिवर्स में अगर लिंक करके जोड़ दिया जाता है तो इससे कम पानी वाले रिवर्स है उसके अंदर पानी आ जाएगा, जो ज्यादा पानी फ्लो करने वाली रिवर्स है उसके अंदर जो पानी है वो मेंटेन्स हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी पानी को बिहार सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई। बिहार सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई? इससे पहले जानेंगे कि पूरे भारत भर में कैसे, किस प्रकार से नुकसान होता है, साल और कितनी मौतें होती है। इसमें 2007 का आंकड़ा दिया है कि 1227 मौतें हुई है। फिर उसके बाद 2015 है, 2019 तक दिया है। और टोटल आंकड़े को देख लेते हैं एक नज़र में। यहाँ पर देखिए अभी जो एवरेज बताया जा रहा है कि सालाना बिहार सरकार खर्च कितना करती है, तो एवरेज तो 4.7 लगभग 5,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च करती है। 2024-25 में तो बिहार सरकार 5,388 करोड़ रुपए खर्च की थी फ्लड, बाढ़ को रोकने के लिए, लेकिन बिहार सरकार उसे रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2,83,853 करोड़ रुपए टोटल खर्च आता है हर साल फ्लड को रोकने में भारत के अंदर। तो आइए समझते हैं कि जो बिहार सरकार है इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जो फ्लड है इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाई। इसे कंट्रोल करने का सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि बिहार सरकार इसे रोकने से ज़्यादा जो रिलीफ होता है उस पर खर्च करती है। कैसे खर्च करती है? तो जो रिलीफ है, जैसे कि जो बिहार सरकार में बाढ़ को रोकने के लिए बजट पास होता है उसमें जो 60% हिस्सा है बजट का, जो 60% बजट का जो हिस्सा है इसको कहाँ खर्च करते हैं? बाढ़ आ जाती है तो जो लोग प्रभावित हो जाते हैं उनको मुआवजा देने के लिए, उनको खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड्स करने के लिए 60% पैसा खर्च किया जाता है, न कि बाढ़ को प्रिवेंट करने के लिए। पहले ही रोकने के लिए बाढ़ को इस्तेमाल कम किया जाता है। बाढ़ आने के बाद जो लोग प्रभावित होते हैं उन्हें मुआवजा दिया जाता है, उन्हें पैसे और खर्च दिए जाते हैं। इस प्रकार से खर्च किया जाता है। प्लस बिहार सरकार का जो भ्रष्टाचार का घटना देखने को मिला गया, जो भ्रष्टाचार की वजह से भी, कैसे भ्रष्टाचार 24 घंटे में देखा गया, 24 घंटे में देखा गया 7 तटबंध यानी कि 7 डैम ब्रेक कर गए, पूरी तरीके से टूटकर बिखर गए।
इससे दरभंगा, कीरतपुर, कोसी नदी में जो पश्चिमी तटबंध बना हुआ था, सीतामढ़ी, बागमती नदी पर जो तटबंध बना था, ये सब शामिल थे। ये ब्रेक हो गए, जिससे बाढ़ की जो संभावना है ये और भी बढ़ गई थी। तो बिहार सरकार का फेलियर ये भी हुआ। तो बिहार सरकार को करने की क्या जरूरत है, क्योंकि बिहार सरकार को इसे रोकने के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं, जैसे कि उड़ीसा के द्वारा जो किया गया था। उड़ीसा के द्वारा क्या किया गया था, एक बार नजर डाल लेते हैं कि उड़ीसा सरकार द्वारा क्या किया गया। क्योंकि उड़ीसा सरकार एकदम जस्ट तट पर बसा हुआ है। यहाँ पर देखिए बे ऑफ बंगाल है, उड़ीसा सरकार यहीं पर बसा हुआ है। तो उड़ीसा किस तरीके से इस्तेमाल किया था, उड़ीसा 1999 में, उड़ीसा में 1999 में एक सुपर साइक्लोन आया था, सुपर साइक्लोन आया था, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद उड़ीसा ने एक डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन काम किया था। उड़ीसा ने तूफान से निपटने के लिए कन्वेंशनल और मॉडर्न तरीकों का एक हाइब्रिड मॉडल विकसित किया है। एक हाइब्रिड मॉडल उसके द्वारा विकसित किया गया। इसके तहत उड़ीसा किया क्या, उड़ीसा ने गांव-गांव में 1 लाख से ज़्यादा, मतलब कि 1 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर तैयार किए गए। इन्हें प्रशिक्षित किया गया कि किस तरीके से जो डिजास्टर है, यानी कि जो बाढ़ आ जाते, सुनामी आ जाते, इससे निकालने के लिए 1 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया, किस तरीके से लोग तुरंत इन लोगों को निकाला जा सके, आपदा से किस प्रकार से निपटा जा सके। विशेष टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उड़ीसा के द्वारा लगभग 870 साइक्लोन शेल्टर हाउस बनाए गए। प्रत्येक शेल्टर हाउस में करीब 1000 लोग रह सकते हैं। ये जो शेल्टर बनाया गया है, 1000 लोग एक एक शेल्टर में, एक एक हाउस में रह सकते हैं। फिर उसके बाद मैनेजमेंट सिस्टम में जरूरी 2008 में बनाया गया एक अर्ली वार्निंग सिस्टम ने उड़ीसा बनाया कि जैसे ही सुनामी या फिर कोई भी तूफान आता है तो तुरंत अर्ली वार्निंग सिस्टम में अलर्ट कर दिया जाता है कि लोग अपने स्थान से निकलकर सही स्थान पर चले जाए, ताकि वो अपने जान माल की सुरक्षा आसानी से कर सके। तो फिर इस तरीके से उड़ीसा के द्वारा रोका जाता है। उड़ीसा का ही मॉडर्न सिस्टम अपनाकर इसको, बाढ़ को रोका जा सकता है। किसके द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। आइए आज देखते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ पर आती है, इसे किस बेस्ट प्रैक्टिस के द्वारा रोका गया है। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बाढ़ आती है, भारत का जो नंबर है 19वां रैंक है, यानी कि भारत तो 19वें नंबर पे है बाढ़ प्रभावित। तो पहले नंबर पे कौन है, पहले नंबर पे है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड में 58.7% बाढ़ आते हैं। यहाँ पर देखिए नीदरलैंड का लोकेशन देखिए, यहाँ पर नॉर्थ सी है, ये समुद्र तट के करीब बसा हुआ है नीदरलैंड। तो चारों तरफ से, 3 तरफ से इसके समुद्र है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पानी आ जाएगा। तो बहुत ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता था नीदरलैंड। हमेशा नीदरलैंड बाढ़ से प्रभावित ही होता रहता है, क्योंकि अटलांटिक सागर के किनारे बसे होने की वजह से भी नीदरलैंड अक्सर बाढ़ की चपेट में रहता ही है। इसके अलावा यहाँ पर एक राइन और म्यूज नाम की नदी बहती है, राइन्स और एक म्यूज नाम की एक, 2 रिवर्स बहती है। इसके कारण भी नीदरलैंड में फ्लड है, बाढ़ आ जाती है। 1953 की बात है, 1953 में एक भयानक बाढ़ आई थी। इससे 2000 लोगों की, करीब 2000 लोगों की नीदरलैंड में मौत हो गई थी। इसके बाद नीदरलैंड ने बाढ़ से अपने लोगों को बचाने के लिए एक डेल्टा प्रोजेक्ट पर काम किया। यहाँ पर देखिए ये नीदरलैंड का डेल्टा प्रोजेक्ट है। ये किस तरीके से बनाया गया है, बहुत बेहतरीन सिस्टम है डेल्टा प्रोजेक्ट। समुद्र में नई तकनीकी के जरिए इन्होंने किया गया डेल्टा। देखिए ये जो डेल्टा अनुसार बनाया गया है, डेल्टा माध्यम से ये छोटे छोटे 13 खंडों में चेक डैम बनाया गया है। छोटे छोटे समुद्र में ही बनाया गया है, समुद्र में ही छोटे छोटे चेक डैम बनाया गया है। जितनी भी समुद्र की लहरें आती है, वो लहरों का जो पानी आता है, जो सुनामी आती है, जो भी पानी आता है बहुत तेजी से, इस डैम में पानी रुकता है और रुकने के बाद ये डैम ही पानी सोख जाता है, अपने अंदर समा लेता है। तो ये डेल्टा अनुसार बनाया गया है, पूरे नीदरलैंड को कवर कर लिया है, पूरे नीदरलैंड को कवर कर लिया है। तो अब एकदम बेहतरीन, दुनिया की बेहतरीन तकनीकों में से ये है डेल्टा वर्क प्रोजेक्ट, जो नीदरलैंड का वर्क करता है। ये अपने लोगों को बेहतरीन ढंग से सुरक्षित कर लिया है फ्लड से। फिर आते हैं चाइना की तरफ बढ़ते हैं। चाइना भी दुनिया का 21वां सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित देश है। यहाँ पर देखिए चाइना, दूसरे नंबर पर आता है बांग्लादेश, तीसरे नंबर पर है वियतनाम, फिर चौथे नंबर पर मिस्र है, 5वें नंबर पर म्यांमार है, फिर 6वां 7वां दिया नहीं, टॉप 5 तो यहीं पर दे दिया है। फिर आते हैं अपना भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, 13वें स्थान पर आता है, नेपाल है 14वें नंबर पर, चीन है 21वें नंबर पर। ये बाढ़ प्रभावित देशों की संख्या है। अब आते हैं चाइना किस तरीके से रोका है। यहाँ पर देखिए ये स्पंज सिटी है, चाइना के द्वारा स्पंज सिटी बनाया गया है बाढ़ को रोकने के लिए। चाइना इसके द्वारा करता क्या है, चाइना जो शहर है ना, शहर में जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो पानी का निकासी सिस्टम है, सबसे पहले तो चाइना उसको बेहतर किया कि पानी आसानी से निकल जाए। फिर शहर के बाहर
शहर के बाहर समुद्र के किनारे चाइना के द्वारा एक पार्क बनाया गया, एक बगीचा बनाया गया। उस बगीचे में और उस बगीचे के आगे भी डैम बनाया गया और डैम पानी रोकेगा, फिर उसके बाद बगीचा लगेगा, वृक्ष रोकेगा, ये सब बाढ़ को रोकेंगे। शहर के एकदम बाहर बनाया। फिर शहर के किनारे किनारे, शहर के बाहर ही चाइना के द्वारा ऊंची ऊंची रोडें बनाई गई, ऊंची ऊंची रोडें बनाई गई ताकि जब बाढ़ आ जाए तो बाढ़ से भी चाइना प्रभावित इससे न हो पाए। एकदम ऊंचाई में चाइना के द्वारा रोड बनाया गया शहर से बाहर। तो शहर से बाहर पार्क बनाना, वृक्ष लगाना और बाड़बंदी करना, और चाइना के द्वारा एक ऊंची दीवार बनाई गई ताकि जो पानी है, पानी का उछाल है, उससे रोका जाए। तो चाइना को इसका नाम दिया गया स्पंज सिटी। स्पंज सिटी चाइना का नाम दिया है। तो चाइना का भी ये वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस है वर्ल्ड में कि जो फ्लड है यानी बाढ़ है उसको कंट्रोल करने के लिए, यानी भारत सरकार को और बिहार सरकार को नीदरलैंड की जो डेल्टा प्रोजेक्ट वर्क है और चाइना की जो स्पंज सिटी है, उस तरीके से बिहार को अगर सजाया जाएगा, उस तरीके से बनाया जाएगा, तभी बिहार की बाढ़ को कंट्रोल किया जा सकेगा। और बहुत ज़्यादा ईमानदारी और मेहनत से काम करने की ज़रूरत है बिहार सरकार को, तभी जाकर उसके जो फ्लड है, बाढ़ है, उसको कंट्रोल किया जा सकता था। तो ये था बिहार में बाढ़ क्यों आए और चाइना किस तरीके से जल का इस्तेमाल करता है और नेपाल के थ्रू किस तरीके से बाढ़ ने तबाही ला दी है बिहार में, और बिहार को क्या करने की ज़रूरत है, ये सलूशन में मैं इसमें बताया हूँ। थैंक यू।